Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. So finally इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हम आज पहुँचे अपनी फाइनल क्लास में। स्टार्टिंग से लेके अभी तक आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया। देखो सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं था, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली सपोर्ट, आपका सपोर्ट, तो बस इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, ग्रेट डोर को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। और काफ़ी लंबा सफ़र हम तय करके फाइनली आज फाइनल क्लास तक पहुँचे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। प्रैक्टिस सीरीज़ विद इन वीक ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सेम क्लासेस वाली टाइम पे ही रहेगी, शाम को 6 बजे मंडे टू फ्राइडे चलेंगी और फुल नवंबर चलेंगी। दिसंबर में तो एग्ज़ाम ही है। और प्रैक्टिस सीरीज़ स्किप मत करना, यहाँ तक पहुँचे हैं, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देर के चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं पता है? चलो देखो, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जितने भी देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने होते हैं? कुछ केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं और वही होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग क्लासेस देखी होंगी, ऑलरेडी पहले से जुड़े हो, तो आपको पता होगा हमने जैसे एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था, काफ़ी सारी थ्योरीज उस टाइम पे हमने पढ़ी थी। आपको ध्यान होगा हमने हर एक चीज़ पढ़ी है, पूरी क्लासेस स्टार्टिंग से अब तक हमने हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करी। आपको ध्यान होगा हमने ये भी पढ़ा है फर्स्ट मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कब बना, लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट कैसे आया, और यूनिसेलुलर कैसे कैसे लाइफ की स्टार्टिंग हुई, हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। और अगर न्यू लर्नर हो तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि हर एक क्लास प्लेलिस्ट में ऐड है स्टार्टिंग से लेके अभी तक। और एक और बात, ये मत सोचना क्लासेस हो चुकी हैं, कन्फ्यूज़न हो तो क्या करें। कोई बात नहीं, अभी आपने ऐड किए हुए हो कोई बात नहीं, आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछो, कोई क्वेश्चन है आप पूछिए, अभी भी पूछ सकते हैं, 10 दिन इवन कभी भी। ज़रूरी नहीं है कि आज की क्लास है आज ही पूछो, आप 10 महीने पहले, अभी तो 10 महीने हुए नहीं है खैर ग्रेट डोर को, बट आई मीन कभी भी, कितने भी आप टाइम बाद देख रहे हो क्लासेस, तो कितने भी महीने पहले की हो, स्टार्टिंग की हो, फर्स्ट क्लास हो, 10th हो, 100 हो, कोई भी क्लास हो, कहीं कोई दिक्कत है उसी टाइम कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कोशिश हमेशा मेरी यही रहती है विद इन आपको मिनट्स आपको रिप्लाई करूँ। तो क्लियर? बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस से बने होते हैं, जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स करते हैं, एंड दे फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ। नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो। ये जीवन के स्ट्रक्चर और फंक्शनल कह सकते हो आधार हैं, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच टेक पार्ट इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस एसेंशियल फॉर लाइफ। देखो, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, जो कि हमारे लिए असेंशियल है, लाइफ के लिए असेंशियल है। ठीक है, और हम वैसे बहुत कुछ इसके बारे में जानते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो, भले क्लास आज फाइनल है बट बहुत कुछ है, आपको प्रीवियस क्लासेस भी तो देखनी है। हर टॉपिक जितने भी है सबको डिटेल में डिस्कस किया, और प्रैक्टिस सीरीज भी आ रही है तो मिस नहीं कर सकते। अब आ जाता है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कैसे किया जाए एनालाइज केमिकल कंपोजिशन को, तो जानना ज़रूरी है। रासायनिक संरचना का विश्लेषण, सबसे पहले आ जाता है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, माइक्रोस्केल एनालिसिस, कुछ भी कह सकते हो। सबसे पहले क्या किया जाता है? टिश्यू को लिया जाता है, उसको सुखाया जाता है, पानी को रिमूव किया जाता है, सिंपल। टिश्यू को सुखा के पानी को हटाया जाता है। इट इज़ देन ग्राउंड एंड ट्रीटेड विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टू सेपरेट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसके बाद क्या किया जाता है? इसको पीस कर, ठीक है ना, इसको क्या किया जाता है, कहो तो लिख भी देती हूँ, इसको क्या किया जाता है? पीस कर जो आपका ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हो गया, इससे क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। और आप ये भी कह सकते हो इसे पीस कर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से उपचारित किया जाता है। ताकि क्या किया जाए, जो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए। क्लियर है यहाँ तक की बात? नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए ताकि हम बढ़े आगे। माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के बाद आ जाता है केमिकल एनालिसिस, जो हम अभी देखने वाले हैं, तो उसे नोट कर लीजिए जल्दी से।
क्लियर हो गया? चलो अब आ जाता है केमिकल एनालिसिस। अब क्या किया जाएगा, टिश्यू को कम्प्लीटली बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O में, और क्या होगी, बचेगी राख। राख में क्या मिलेगा, राख में मिलेगा इनऑर्गेनिक कंपोजिशन। ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर आइडेंटिफाइड यूजिंग बायोकेमिकल टेस्ट। उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, जैसे आपके सामने ही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, इनको आइडेंटिफाई किया जाएगा केमिकल टेस्ट करके। नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, इनकी पहचान की जाएगी, आइडेंटिफाई किया जाएगा केमिकल बायोकेमिकल टेस्ट से। बढ़ा जाए आगे। अब आ जाते हैं हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी भी हैं, सेकेंडरी भी है। चलो पहले प्राइमरी पढ़े। प्राइमरी ना डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में, सब में। ये मिलते हैं आपके सेल्स में। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये सब क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक्चुअली ना ग्रोथ में कोई रोल नहीं, मैं कहूँगी अभी डायरेक्टली की ग्रोथ में है, बट असेंशियल हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये इकोलॉजिकल फंक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए, अट्रैक्शन के लिए, डिफेंस के लिए, इन सब के लिए ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए असेंशियल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है ये। हम ये नहीं कहेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में। हर किसी का कहीं ना कहीं रोल होता है, चाहे पर्सन हो चाहे कुछ और। तो ये हो गए आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फॉर एग्जांपल अल्कोलाइट्स, मॉर्फिन हो गए, जो पिगमेंट्स में आपका जैसे क्लोरोफिल हो गया, एसेंशियल ऑयल्स, रबर, रेजिन्स, एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, उसके बारे में हम काफ़ी कुछ ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। ये नहीं कहूँगी लास्ट 2-3 क्लासेस में, बट हम बहुत पहले इसके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। नोट कर लीजिए प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बढ़े आगे। चलो अब बारी आ जाती है कंपाउंड्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जो लिविंग पार्ट होगा सेल का वही है प्रोटोप्लाज्म, जिसमें होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक भी होंगे, वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके वाटर आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं, एसिड एंड बेसिस आ जाते हैं। 70 to 90% जो होगा सेल में होगा पानी, वाटर। ये एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट, मीडियम रिएक्शन के लिए, और मदद करता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। जल्दी से इसे नोट करना चाहें तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। बड़ी आगे। तो अब आ जाते हैं आपके लवण। लवण यानी आपके सॉल्ट्स, ये मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस को, पीएच को और एंजाइम एक्टिविटीज़ को। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये सब आपके सॉल्ट्स ही हो जाते हैं। आपको पता ही है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सब जो है आपके आ गए अब सॉल्ट। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। क्लियर है ना? तो ये फॉस्फेटाइन हो गया आपका, क्लोराइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। देन एसिड एंड बेसिस, ये हेल्प करते हैं मेंटेन करने में पीएच बैलेंस। एसिड हो गया जैसा आपका ये हाइड्रोजन है ना, डोनर हो गया आपका HCl हो गया, और आपका बेसिस हो गया, तो ये सब इसी की हो गया आपके एग्जाम्पल। हाइड्रोक्साइड आइन हो गया। आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें ये बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ? बढ़ा जाए आगे। चलो अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोटोप्लाज्म के। तो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड एंजाइम्स। ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन सब पढ़ेंगे, और विटामिन एंजाइम में ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी बार ये चीज़ें डिस्कस कर भी चुके हैं। चलो तो अब आज बारी आ जाती है आपके कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बना होता है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। रेशियो हो गया आपका 1:2:1। जनरल फॉर्मूला आपके सामने ही है, और कंफ्यूज मत होना, ये n क्या है। n यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो। ये भी लिख दूँ, प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम्स प्रेजेंट ऑन द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल एंड इट्स अ वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, वेरिएबल, वेरिएबल। इट कैन बी 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, इट कैन बी 3,
5, 4, 6, 7, है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है ये शुगर पे, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द शुगर। ओके, वापस आए अपनी जगह पे, कहाँ पे थे हम, नोट कर लो। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही है, एग्जाम्पल हो गया इसका। जनरल फॉर्मूला भी मैंने इसलिए मेंशन कर दिया, एन भी बता दिया क्या ये CnH2O देन एन क्यों लिखा है, तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स पे। चलो आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं इसके फंक्शन। तो ये मेन सोर्स हो गया एनर्जी का, स्ट्रक्चर मटेरियल हो गया, सेलुलोज हो गया आपके प्लांट्स में, इन प्लांट्स एंड काइटिन इन फंजाई। रिजर्व फूड हो गया, स्टार्च हो गया प्लांट्स में, एंड ग्लाइकोजन हो गया इन एनिमल्स, और ये चीज़ हम जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देन क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। मोनोसैक्राइड्स हो गया आपके सिंपल शुगर, और ये नहीं सोचना कि इतना शॉर्ट में हम इसे निपटा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हम इसे डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये सिंपल शुगर हो गए, मोनोसैक्राइड्स हो गए, ओलिगोसैक्राइड्स 2 to 10 मोनोसैक्राइड यूनिट्स हो गए, देन पॉलीसैक्राइड्स में बहुत सारे मोनोसैक्राइड्स हो गए। नोट करना चाहो तो कर लो, बाकी हम इसे भी डिटेल में देखते हैं। बढ़िए, चलिए अब आ जाते हैं मोनोसैक्राइड्स। ये सिंपलेस्ट शुगर हैं, आगे ये नहीं आगे टूटेंगी, ठीक है, स्वीट होंगी और घुलनशील होंगी पानी में, यानी सॉल्यूबल होंगी इन वाटर। सरल शुगर हैं ये, लेकिन आगे ये नहीं टूटती। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बेस्ड ऑन कार्बन एटम। अगर 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है देन कौन सा टाइप हो गया, ये ट्राइओज हो गया, फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड। देन 4 अगर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं देन टेट्रोज हो गया, एग्जाम्पल हो गया एरिथ्रोज हो गया। देन 5 अगर कार्बन प्रेजेंट हैं देन पेंटोज, इसके एग्जाम्पल हो गए राइबोज और डिऑक्सीराइबोज। अगर 6 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं तो हेक्सोज टाइप हो गया, और एग्जाम्पल हो गया इसके ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। 7 अगर नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है तो कौन सा टाइप हो गया, हेप्टोज हो गया, NC2 हेप्टुलोज इसका एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात, आगे बढ़ा जाए। अब बारी आ जाती है एपिमर्स की। एपिमर्स में काफ़ी लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाते हो पहले, तो चलो इसको थोड़ा सा सिंपल करके हम समझते हैं। 2 मोनोसैक्राइड्स डिफरिंग इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड 1 स्पेसिफिक कार्बन एटम। तो चलो इसको देखते हैं, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एपिमर्स में। तो क्या है ये जो एपिमर है, एपिमर ये वो 2 शुगर हैं, वो 2 शुगर होते हैं जिनमें सिर्फ एक कार्बन पर क्या होगा, आपका OH ग्रुप की जो दिशा होगी अलग होती है ना, जो राइट लेफ्ट हो गई अलग होती है। बाकी सारे कार्बन पर दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, बाकी सारे कार्बन पे ये एक जैसे होते हैं। कार्बन पर दोनों एक जैसे होते हैं। क्लियर है, नोट कर लो, फिर हम इसे समझते हैं थोड़ा सा और। बैक पेज ओपन कर रही हूँ, समझ आ गया। 2 मोनोसैक्राइड्स डिफरिंग इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड 1 स्पेसिफिक कार्बन एटम। एपिमर वो 2 शुगर होते हैं जिनमें सिर्फ एक कार्बन पर OH ग्रुप की दिशा जो होती है वो अलग होती है। बाकी सारे जो होंगे उनमें क्या होगी, कार्बन पर दोनों एक जैसे होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखे होंगे आप, मेंशन भी है, ग्लूकोज एंड मेनोज एपिमर्स एट C2 एंड ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज पे एपिमर्स एट C4। बट इसमें आप अभी हो जाओगे कंफ्यूज जब तक मैं आपको क्लियर ये चीज़ नहीं बताऊंगी। तो एक काम करते हैं, इसको सिंपली देख लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज एंड मेनोज क्यों लिखा हुआ है इस पे
एपिमर्स एट C2, ठीक है, ग्लूकोज एंड मेनोस। तो क्या होता है ना, दोनों क्या है, एल्डोजेस है। एल्डिहाइड शुगर है, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ एल्डिहाइड शुगर, ठीक है। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दोनों का सेम है, यानी क्या है, C6H12O6, ठीक है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और दोनों क्या है, 6 शुगर कार्बन है, ठीक है, हेक्सोज है। 6 शुगर यानी क्या है आपके, हेक्सोज है, 6 कार्बन शुगर एक्चुअली, दोनों 6 कार्बन शुगर मीन्स हेक्सोज है, ठीक है। बट जो ग्लूकोज, हम कह सकते हैं ग्लूकोज एंड मेनोज, सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर ही क्या करेंगे, डिफर करते हैं, यानी C2 पर क्या करते हैं, डिफर करते हैं। इसलिए ग्लूकोज एंड मेनोस आर C2 प्राइमर्स। इसलिए एग्जाम्पल में मेंशन भी था, लिख भी देती हूँ, ग्लूकोज एंड मेनोस आर C2 एपिमर्स, इसलिए कहते हैं, ठीक है। अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर बता देती हूँ, ये C2 का मतलब एक्चुअल क्या हुआ ये C2 का मतलब। तो हम कह सकते हैं उन दोनों मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर जो हैं, इसके स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन एटम पर आपका ये जो OH ग्रुप अपोजिट साइड पर होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, C2 का मतलब हुआ उन दोनों मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन एटम पर आपका OH ग्रुप अपोजिट साइड में होता है। इट मीन्स एक में राइट, दूसरे में लेफ्ट। नोट कर लीजिए। इसको हम वैसे OH ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, मतलब कुछ भी कह लो आप, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, क्लियर है। अच्छा देखो दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या था, C4 वाला, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एपिमर्स एट C4 क्यों लिखा है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। C2 तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब बारी आ जाती है C4 क्यों कह रहे हैं हम इसको, तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, एग्जाम्पल 2 आपका मेंशन जो था, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये दोनों भी क्या हैं, ये दोनों भी 6 कार्बन एल्डोज, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला भी सेम है, C6H12O6, फॉर्मूला भी सेम है, C6H12O6। लेकिन ये C4 जो कार्बन है वहाँ पे डिफर करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं ये, लेकिन ये C4 कार्बन पर डिफर करते हैं। सो पहले ही लिख देती हूँ, डिफर करते हैं। हम कह सकते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज
आर एपिमर, C4 एपिमर्स। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन आ रही हो ना उसी टाइम पूछ लीजिएगा। C4 का मतलब क्या हुआ? सिंपली C4 का मतलब हुआ उन दोनों शुगर के स्ट्रक्चर के फोर्थ कार्बन एटम पर आप ग्रुप की पोजीशन अलग होती है। जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम बढ़ें अब आगे। बढ़ा जाए? चलिए, अब मोनोसेक्राइड्स हो गया। अब आ जाता है आपका ओलिगोसेक्राइड्स। इसमें कितनी होंगी? 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगी। मोस्ट कॉमन आर डाइसेक्राइड्स, इसमें 2 यूनिट्स होती हैं। ये चीज़ आपको पता ही होगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मोस्ट कॉमन है ये, है ना। मोस्ट कॉमन हो गया आपके डाइसेक्राइड्स, 2 यूनिट्स होंगी। और ओलिगोसेक्राइड्स में 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स देख लें अगर हम, तो जैसे मल्टोस हो गया, कंपोजिशन इसकी क्या होगी, संरचना क्या होगा, इसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होगा। सोर्स हो गया आपका अंकुरित बीज, है ना। और फिर आ गया आपका सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, केन शुगर इसका सोर्स हो गया, कंपोजिशन हो गई, संरचना हो गई ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। लैक्टोज की कंपोजिशन हो गया आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। मिल्क, दूध जो हो गया इसका सोर्स हो गया। बढ़िया आगे। देन आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड। ये एक लंबी चेन है मोनोसेक्राइड्स की जो लिंक्ड होती है बाय ग्लूकोसिडिक बॉन्ड्स। जनरली क्या होगी, इनसॉल्युबल होगी और नॉन स्वीट होगी। सॉल्युबल नहीं है, मोनोसेक्राइड थी सॉल्युबल भी और स्वीट भी, बट ये नहीं है। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बड़े। देन आ जाते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स। ये क्या है, सेम शुगर यूनिट्स हैं। ऐसे स्टार्च हो गया, फंक्शन हो गया रिजर्व फूड। ये कहाँ मिलते हैं, प्लांट्स में। ग्लाइकोजन फंक्शन वही हो गया, रिजर्व फूड। एनिमल्स में मिलते हैं। सेलुलोज फंक्शन क्या हो गया इसका, संरचना स्ट्रक्चर के लिए हो गया। और ये मिलते हैं आपके प्लांट सेल वॉल में, काइटिन स्ट्रक्चर में, है ना। इसका फंक्शन वही हो गया, स्ट्रक्चर। और ये कहाँ मिलेंगे, फंजाई में एंड एक्सोस्केलेटन में, आर्थ्रोपॉड्स के। इंसुलिन स्टोरेज, इसका कार्य क्या हो गया, स्टोर करना पॉलीसेक्राइड को। एंड ये हो गया आपका डहलिया एंड चिकोरी कहते हैं इसको, चिकोरी रूट्स, ये यहाँ पे मिलती है। बड़ी। नोट करना चाहो तो नोट कर लो पहले। चलिए, देन अब बारी आ जाती है आपकी हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स की। ये डिफरेंट शुगर यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं, पेन ले लेती हूँ और नोट्स बना लो, फाइनल क्लास आज तो बना ही लो। हाइलोरोनिक एसिड, ये क्या होगा, कहाँ होंगे, इन कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे होंगे। देन आ जाता है आपका कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, ये कहाँ होगा, इन कार्टिलेज। कार्टिलेज को हम बोलते हैं पासिल, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे हम। हेपरिन हो गया एंटीकोगुलेंट, तो हम कह सकते हैं रक्त का, ब्लड का यानी रक्त का, रक्त का थक्का रोकता है। पैक्टिन प्लांट सेल वॉल कंपोनेंट हो गया। हेमीसेलुलोज सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल हो गया। चलिए, नोट कर लिया। बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स। जेल लाइक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका हियालुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्राइटिन। नोट कर लीजिए। बड़ी। देन पेप्टिडोग्लाइकेन, ये कहाँ मिलता है, फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। पॉलीसेक्राइड हो गए प्लस प्रोटीन हो गए, कहाँ मिलेंगे, बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलेंगे। देन आ जाता है आपका ये अगर अगर क्या है, ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम रेड एल्गी, यूज होता है इन कल्चरल मीडिया। जल्दी से नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं। पेन कहाँ गया, लाल शैवाल से प्राप्त होगा, ये तो लिखा ही है। और कल्चर माध्यम में प्रयोग होगा, सिंपली कल्चर माध्यम में प्रयोग, ठीक है।
अब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन गम्स एंड फेविकॉल, जो बहुत यूज़ किया जाता है ना। तो अगर हम बात करें गम्स की, तो ये नेचुरल प्लांट्स एक्सुडेट्स है, और फेविकॉल सिंथेटिक एडिसिव है। नेचुरल यानी हो गया आपका प्राकृतिक है ये, और सिंथेटिक जो हो गया आपका, सिंथेटिक को हम कहेंगे कृत्रिम। ठीक है, ये बना होता है गम मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड, और फेविकॉल बना होता है किससे बना होता है, सिंथेटिक रेजिन से। गम जो होती हैं वो वाटर सोल्यूबल हो गए, एंड फेविकॉल वाटर रेजिस्टेंट हो गई। क्लियर है। अब बारी आ जाती है लिपिड्स की। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बने होते हैं CHO जो हो गया, समटाइम्स P और NO से भी, यानी जो ये लिपिड्स होते हैं ये किस किस से बने होते हैं, आपके कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं और ऑक्सीजन से बने होते हैं। और यहाँ पे लिख देती हूँ, पेन कहाँ गया, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं लिपिड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं। कभी कभी P और NO, ये क्या है, ये हो गया आपका फॉस्फोरस, कभी कभी हम कह सकते हैं फॉस्फोरस, नाइट्रोजन भी होते हैं, फास्फोरस, और कौन सा हो गया आपका, नाइट्रोजन भी होते हैं, है ना, जो कि क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, बट सॉल्युबल होते हैं किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इसे प्लीज़ नोट कर लीजिए। क्लियर है, ब्रैकेट लगाना रह गया। तो ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हो गए, जैसे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे जैसे हो गए आपका अल्कोहल हो गया, है ना, और एथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म, इनमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। फंक्शन हो गया इसका एनर्जी स्टोरेज, इंसुलेशन, हार्मोन फॉर्मेशन एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये सारे लिपिड्स के हो गए फंक्शन। नोट कर लीजिए। बड़े, अब बारी आ जाती है टाइप्स ऑफ लिपिड्स की। सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल लिपिड्स, न्यूट्रल फैट्स भी कह सकते हो, तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। ये एस्टर होते हैं, एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है, और ये इसके एग्जाम्पल हो ही गया आपके सामने, पैल्मिटिक एंड स्टेरिक। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है, और ये हो गए इसके एग्जाम्पल, ऑलिक एंड लाइनोलिक। बढ़ा जाए आगे, वैक्सेस आ गई, स्टर्स हो गए किसके, फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। बीज वैक्स हो गई, बीज वैक्स सोर्स क्या हो गया इसका, हनी कॉम हो गया, यानी मधुमक्खी का छत्ता हो गया इसका सोर्स। कार्नोबा वैक्स हो गई, इसका सोर्स हो गए पाल्म लीव्स, है ना, पाम के पत्ते। देन एक तो ये पेन को पता नहीं क्या हो गया, स्पर्मासिटी जो हो गया इसका सोर्स हो गया व्हेल ऑयल। सेरोमेन इसका ईयर वैक्स हो गई, कान का मोम कहेंगे जिसे। लैलोनिन इसका सोर्स हो गया क्या, फ्रॉम शीप वूल, भेड़ की ऊन से। नोट कर लीजिए जल्दी से ताकि हम बढ़े आगे। बढ़े, ये सब इसके सोर्स हो गए। देन अब आ जाता है आपका कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड लिपिड्स, लिपिड कॉम्बाइंड विद अदर मॉलिक्यूल्स। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो ये सिंपली कहेंगे ऐसे लिपिड्स हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं। कौन कौन से टाइप हो गए, सबसे पहले आगे आपके फॉस्फोलिपिड्स। कंपोनेंट्स क्या होंगे, लिपिड्स प्लस फॉस्फेट हो गए, यानी घटक कहते हैं हम कंपोनेंट्स को। और देन आ गए आपके पास इसके एग्जाम्पल्स, यहाँ पे मेंशन मैंने कर ही रखे हैं सारे। लेसिथिन हो गया, है ना, और आपका सेफालिन हो गया, ये सारे इसी के ही एग्जाम्पल हो गए। क्लियर है। नोट प्लीज़ साथ साथ आप बनाते चलिए, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए, पेन को क्या हो गया आज, स्फिंगोलिपिड्स, इसके घटक कौन से होंगे, लिपिड प्लस स्फिंगोसिन। एग्जाम्पल इसका हो गया आपका मेलिन शीट, नर्व टिश्यू जिसे हम कहते हैं, प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। देन आ जाता है आपका ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, इसके घटक हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, ये मिलते हैं आपके कहाँ, नर्व सेल्स में।
नव कोशिका में ये पाए जाते हैं। चलिए आगे देखें। देन आ जाते हैं आपके डिराइव्ड लिपिड्स, फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है ना। ये सरल या हम कह सकते हैं कंपाउंड लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं, ठीक है। जैसे आपका हो गया स्टेरॉइड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हो गए उदाहरण, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्मोन्स हो गया, स्टेरॉल्स हो गए, इसका एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल हो गया, एर्गोस्ट्रॉल हो गया, बाइल एसिड्स हो गए आपके, एक डाइजेशन हो गया, पाचन में सहायक हो गया, ये है ना, ये तो हमें पता ही है, पढ़ा है ना बहुत। देन स्टेरोन्स हो गया, सेक्स हार्मोन्स हो गए, क्रोमोलिपिड्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए जैसे कि क्लोरोफिल हो गया। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बढ़ा जाए आगे। अब बारी आ जाती है प्रोटीन्स की। तो कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये, जो बने होते हैं अमीनो एसिड से और ज्वाइंट होते हैं बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। नोट करना चाहें तो जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये चीज़ याद रखेगा, और नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अमीनो एसिड से बने होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड्स द्वारा ज्वाइंट होते हैं। बड़े देन अब आ जाते हैं अमीनो एसिड्स पे। तो क्लासिफिकेशन आपके जैसे आ गया एसिडिक ए अमीनो एसिड, एग्जाम्पल हो गया इसका एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। देन बेसिस हो गया आपका ए, लाइसिन हो गया, अर्गिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया। न्यूट्रल ए, इसमें क्या होगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड यानी ग्लिसरीन, एलानिन एंड वेलिन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ये ए मतलब सिंपली अमीनो एसिड है, कंफ्यूज मत हो ना। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड विद एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। ये ए मतलब हो गया आपका अमीनो एसिड, नोट कर लीजिए। और ये स्पेशल अमीनो एसिड हो गया आपका ट्रिप्टोफैन, ट्रायोसिन, ये सारे क्या हो गए, स्पेशल अमीनो एसिड हो गए। और ये आपका हो गया सिस्टेनिन, मेथियोनिन, ये इसमें क्या होगा, सल्फर होगा, सल्फर युक्त होगा, सिस्टीन और मेथियोनिन। आगे बढ़े। चलो अब बारी आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन, या आप कह सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की। तो सबसे पहले आ जाता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, लीनियर सीक्वेंस हो गया अमीनो एसिड का। देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर फोल्डिंग हो गया, फोल्डिंग ऑफ चेन, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट हो गया। पेन कहाँ गया, फिलहाल पेन देखा जाए, देखो लीनियर सीक्वेंस हो गया आपका, जैसे सिंपली लिख देती हूँ, अमीनो एसिड की सीधी श्रृंखला, अमीनो एसिड्स की सीधी श्रृंखला, ठीक है। फिर क्लियर हो गया, तो यहाँ पे ये लिख ही देती हूँ, सीधी श्रृंखला। फोल्डिंग ऑफ चेन हो गई, श्रृंखला का मोड़ कह लो, है ना, चेन का यानी श्रृंखला का मोड़ हो गया आपका। अल्फा हेलिक्स यहाँ बीटा प्लीटेड शीट हो गई, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, 3 डायमेंशनल शेप प्रोटीन की, ग्लोबुलर हो गया फॉर एग्जांपल, एंड ये रेस कर रही हूँ मैं पहले। देन आ जाता है आपका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, यानी 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड टुगेदर, पॉलीपेप्टाइड्स टुगेदर, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन, यानी 2 या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का संयोजन, जैसे आपका हो गया प्यारा हीमोग्लोबिन। चलो आगे बढ़ें। अब आ जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ये क्या है, ये है लॉस ऑफ नेचुरल स्ट्रक्चर, है ना, किसकी वजह से, हीट, एसिड और केमिकल्स की वजह से, एंड देन लॉस ऑफ फंक्शन, नोट कर लीजिए। इसको ना एक बार हिंदी में भी लिख देती हूँ। जब प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन को अधिक ताप यानी आपका टेम्परेचर, अम्ल हो गया, या रासायनिक पदार्थ के
संपर्क में लाया जाता है तो उसकी संरचना जो है वो नष्ट हो जाती है। और उसका कार्य खत्म हो जाता है। ये हो गया क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, संरचना का नाश, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन समझ लो, संरचना का नाश। चलो आगे बढ़े। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन पे। सिंपल प्रोटीन्स क्या हो गए आपके, केवल अमीनो एसिड्स हो गए इसमें, है ना, केवल अमीनो ही बनते हैं, अमीनो एसिड्स से ही बनते हैं ये सिंपली, है ना, केवल किससे बनेंगे, अमीनो एसिड से बनेंगे। फाइब्रस प्रोटीन हो गए जैसे आपके, ये कैसे हो गए, कोलेजन, इलास्टिन एंड कैरेटीन हो गया। तो हम कह सकते हैं ये लंबी मजबूत और इनसॉल्यूबल होते हैं, है ना, इनसॉल्यूबल होती हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, इनसॉल्यूबल होते हैं। जो आपकी फाइब्रस प्रोटीन होती हैं वो इनसॉल्यूबल होंगी, लंबी होंगी, मजबूत होंगी। ठीक है, देन आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आ गया आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, प्रोटामीन, रेबिस्को। तो ये क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं। ये नोट कर लिया आपने, इरेज कर रही हूँ। अब आ जाती हैं आपकी ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन हो गई, तो ये क्या होंगी, सॉल्यूबल होंगी। ठीक है ना, ये सॉल्यूबल होती हैं। ये घुलनशील और क्रियाशील होती हैं। अब आपको पता होगा जो गेहूं का आटा होता है ना, उसमें जो इलास्टिसिटी होती है ना, ये ग्लूटेन की वजह से ही होती है। ये पॉइंट नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, बाई चांस एग्जाम में आ जाए तो पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी के कारण ही जो गेहूं का आटा होता है उसमें, सॉरी, ग्लूटेन की वजह से ही इलास्टिसिटी होती है गेहूं के आटे में। बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट देखते हैं। कंपाउंड प्रोटीन के बारे में अब जान लेते हैं। कंपाउंड प्रोटीन्स भी लिखा हो सकता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स भी हो जाता है। इसमें नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। तो टाइप देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन। इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा न्यूक्लिक एसिड, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम्स। देन सेकंड टाइप आ जाता है क्रोमोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप पिगमेंट हो गया इसका, एग्जाम्पल हो गया इसका हीमोग्लोबिन। लिपोप्रोटीन, लिपिड इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया। सेल मेम्ब्रेन एग्जाम्पल हो गया। फॉस्फोप्रोटीन का फॉस्फोरिक एसिड हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंड मिल्क जो हो गया आपका कैसिन, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। लेसिटोप्रोटीन, लेसिथिन हो गया इसका ग्रुप, और एग हो गया एग्जाम्पल। देन मेटलोप्रोटीन, मेटल इसका वो हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप। एंड CU जो हो गया आपका हेमोसाइनिन एग्जाम्पल हो गया। देन ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप हो गया। म्यूकस हार्मोन इसके एग्जाम्पल हो गए। ये सब आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स कौन से होते हैं। ये बनते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस से नेटिव प्रोटीन के, फॉर एग्जांपल पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस जो होता है नेटिव प्रोटीन्स का, उससे फॉर्म्ड होते हैं। चलिए देन आ जाते हैं मोनोमेरिक प्रोटीन्स। ये बने होते हैं वन पॉलीपेप्टाइड चेन से, फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं ओलिगोमेरिक भी कह सकते हो, ओलिगोमेरिक प्रोटीन, पॉलीमेरिक प्रोटीन या मल्टीमेरिक प्रोटीन, कुछ भी आ सकता है, हमें सब नेम पता होने चाहिए। बनते हैं 2 या 2 से ज़्यादा चेन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन 4 चेन से हो गया, तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ें। ओके, सो फाइनली आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है सिलेबस के साथ। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास ज़रूर आज की ख़त्म हुई है, लेकिन
अब भी हमारा मिलना नहीं, क्योंकि हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं प्रैक्टिस सीरीज़ में। विद इन वीक स्टार्ट हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस सीरीज़। शॉर्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट सब मिल जाएंगी। उसके लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिल जाए। प्रैक्टिस तो आप जानते ही हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस तो करनी ही है और प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो मिलती हूँ फिर आपसे जल्दी प्रैक्टिस सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।